पिछली क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ अर्थात सार्थक एकेडमी में डिजिटल क्लासेस में पढ़ते हुए अकबर की जीवन की प्रारंभिक चुनौतियाँ, कैसे उसे बैरम खां के प्रभाव से मुक्ति मिली, कैसे उसने हरम दल के अपने ढाई माह के आवरण को तोड़ा, साम्राज्य विस्तार किया, दक्कन में साम्राज्य विस्तार हो या काबुल से लेकर बंगाल तक का साम्राज्य विस्तार हो या हल्दी घाटी में मिली उसे टक्कर हो, उन सब का अध्ययन किया था। साम्राज्य बना लिया, राजा बन गया, तो अब सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने क्या थी? प्रशासनिक व्यवस्था। क्या थी? प्रशासनिक व्यवस्था। एक राजा की सबसे बड़ी पहचान या कह सकते हैं उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण उसकी प्रशासनिक व्यवस्था होती, क्योंकि वंशागत तौर पर अगली पीढ़ी को वही ट्रांसफर होती है। अगर वो नींव कमजोर पड़ जाए तो सल्तनत या साम्राज्य कमजोर हो जाता है। तो जरा देखते हैं अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, कैसे थी। एक एक स्टेप को हम समझते चलेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको इजीली समझ में आता रहे। तो सबसे पहले तो ये जो मैंने हेडिंग लिखी है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, बात कर रहा हूं अकबर की, तो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट ना फंस जाए इसलिए स्पष्ट कर दूं, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का संस्थापक ही कौन था? अकबर था। तो आप लिख सकते हैं कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का संस्थापक स्थापक कौन था? अकबर था। क्यों? बाबर 4 साल ही रहा, चारों साल उसने युद्ध लड़े हैं, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। 26 से 30 तक इस 4 साल के पीरियड में उसे अवसर ही नहीं मिला कि वो कोई नींव डाल सके। हुमायूं जैसे तैसे अपनी व्यवस्था को बढ़ा रहा था कि 1530 से लेकर 40 साल, 10 साल के पीरियड में उसे शेर खां नाम के व्यक्ति ने इतना परेशान किया कि वो शेरशाह बनकर सुल्तान तो बन गया, लेकिन हुमायूं को दर दर की ठोकर खाने 15 साल निष्शासित रहना पड़ा। मतलब 1540 से 55 तक का पीरियड हुमायूं को जगह जगह आश्रय लेकर व्यतीत करना पड़ा। अब अवसर किसके पास था? 1556 में यह अवसर हुमायूं की मृत्यु के साथ किसे मिला? अकबर को। और अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसका भरपूर प्रयोग किया। याद रखिएगा, अकबर अनपढ़ था, लेकिन फिर भी उसने जो नींव डाली वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते उत्तर मुगल कालीन शासकों के दौर तक जीवित रही। फिर अंग्रेजों ने उसे रिप्लेसमेंट दी। कह सकते हैं 1857 की क्रांति के बाद जब बहादुर शाह जफर को रंगून बदर कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया, उसके साथ ही मुगल की ये प्रशासनिक व्यवस्था गिरते पड़ते जो थोड़ी बहुत भी बची थी वो ध्वस्त हुई और क्राउन के शासन के साथ ही एक नए सूत्रपात का जन्म हुआ। तो क्या था ऐसी अकबर की व्यवस्था में जो इतने लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखे? एक चीज आपको याद करनी होगी, मैं लिखता चलूंगा थोड़ा थोड़ा, आप उसे समझते चलें। रोक रोक कर आप पॉज करके भी आप नोट बना सकते हैं। नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स आपकी पूंजी है। इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई पूछे कि अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार क्या था, बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो वो था मनसबदारी। डिजिटल क्लासेस पर मनसबदारी का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, डेमो क्लासेस में वो पड़ा हुआ है। अब जो मेरे वीडियो आ रहे हैं वो पेड क्लासेस पे जाएंगे, ठीक? तो जिन्होंने पेमेंट की है वो देख सकते हैं, जो पेमेंट नहीं किए हैं वो मुझसे संपर्क करें और पेमेंट करके वो आगे की वीडियो भी देखते रहें। इस पर मैं एक वीडियो अब आपको पर डे कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स का भी मैं दे सकूं। कम से कम 3 से 4 वीडियो करंट अफेयर्स के मैं अब आपको देने वाला हूं। तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था या अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की आधार क्या थी? मनसबदारी थी। सरल शब्दों में 2 लाइनों में इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी है क्या? इसका अर्थ होता है ओहदा, ओहदा या पद। क्लियर? 2 कार्य करते थे, एक प्रशासनिक, दूसरा सैन्य। मतलब इनके अधीन कुछ सेना रहती होगी, और सेना को कैसे सूचित करते थे मनसबदारों के अधीन? जात और सवार के तौर पर। अब जरा गौर से समझते हैं। मनसबदारी
अर्थ है ओहदा। किसी के ओहदे को अगर जानना है तो पूछा जाता था आपका मनसब कितना है। अगर उसने कह दिया कि मेरा मनसब 500 जात का है, इसका मतलब वो अधिकतम 500 सवार रख सकता है। सवार कौन से? घुड़सवार। समझते चलिएगा, 500 घुड़सवार वो रख सकता है, 500 अगर उसकी जात है। इस हिसाब से ये कहा जाएगा 500 का मनसबदार है। लेकिन 501 नहीं रख सकता, याद रखिएगा 501 का खर्चा उसको नहीं मिलेगा। अब बात आती सर कौन अलाट करता था, कौन खर्चा देता था? तो अब चर्चा करते हैं प्रशासन की। यहां तक याद रहेगा अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार कौन थे? मनसबदार थे। आगे बढ़ता हूं मैं। इसको बेहद अच्छी तरह से समझते चलेंगे हम लोग, कहीं कोई कंफ्यूजन हो बेहिचक आप मुझसे कह सकते हैं। देखिए अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था शुरुआत में बाबर से ही ली गई थी। कैसे ली गई थी? बाबर के समय एक पद होता था वकील का, वो पद इस समय भी अस्तित्व में था। 1564 में महामंगा की मृत्यु के बाद शमसुद्दीन अदगा खां की जब मृत्यु हो गई, सबसे पहले ये पद अकबर ने बैरम खां को दिया था। किसको दिया था? बैरम खां को। फिर शमसुद्दीन अदगा खां को दिया। जब उनकी भी मृत्यु हो गई तो कुछ समय तक महामंगा रही। उसके बाद ये पद 1564 में अकबर ने खत्म कर दिया था। तो लिखते चलूं जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। तो केंद्रीय प्रशासन का पहला पद कौन सा था? वकील। लिख लीजिएगा वकील। पूरा नाम क्या था? वकील ए मुतलक। वकील ए मुतलक। पहला वकील बना था बैरम खां। बैरम खां की 60 में मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद शमसुद्दीन अदगा खां। अदगा खां। शमसुद्दीन अदगा खां के बाद महामंगा कुछ समय के लिए रही। क्लियर? 1564 में यह पद समाप्त कर दिया गया। 1564 में यह पद समाप्त कर दिया गया और अकबर ने एक नया पद गठित किया। क्या नाम था? देख लेते हैं उसका। अकबर ने जो नया पद गठित किया उसका नाम था दीवान ए वजीरात ए कुल। यहां लिख लीजिएगा 1564 में समाप्त कर दिया। क्या नाम था भाई? दीवान ए वजीरात ए कुल। दीवान ए वजीरात ए कुल अर्थात यह राजस्व विभाग का अधिकारी था। किस विभाग का अधिकारी था? राजस्व विभाग का। और इस पद पर याद रखिएगा दीवान ए वजीरात ए कुल नामक पद पर सबसे पहले जो नियुक्त किया गया वो था मुजफ्फर खां तुर्बती। मुजफ्फर खां तुर्बती को नियुक्त किया गया। फिर से समझते हैं, दीवान ए वजीरात ए कुल राजस्व विभाग का है। सरल शब्दों में कह देते हैं, राजस्व छोड़िए, आप कुछ देर में कंफ्यूज हो जाएंगे, सर राजस्व क्या है? ये समझ लीजिए उस जमाने का वित्त मंत्री है। कौन है? वित्त मंत्री है। और कौन था पहला? मुजफ्फर खां तुर्बती। इसके बाद जिसको नियुक्ति मिली वो थे राजा टोडरमल। लिखते चलिएगा, ये अकबर के काल के हैं। याद रखिएगा ये जितने भी मैं नाम बता रहा हूं इस पद पर कौन था, वो अकबर के काल के थे। जहां भी इसमें परिवर्तन होगा मैं फिर से आपको बताऊंगा कि कौन से किस काल का था।
तो 2 पद आपको मिल गए भाई। वकील मुतलक 1564 में समाप्त हो गया। दीवान वजीरात कुल नामक एक पद आया जिसे राजस्व देखना होता था। सरल शब्दों में हमने याद करने के लिए आपको बता दिया कि वित्त मंत्री होता था। मुजफ्फर खान तुर्बती पहला था और अंत में आया टोडरमल। लेकिन फाइनेंस देखना बड़ा कठिन काम है, ये तो कहीं से इजी वर्क नहीं हो सकता है। तो आपको एक लाइन लिखनी होगी। देखिए, दीवान की मदद के लिए 5 उप दीवान नियुक्त किए गए। 5 उप दीवान नियुक्त किए गए, जिनमें मैं एक एक पर चर्चा करूंगा। दीवान ए खालसा, नोट कर लीजिएगा, दीवान ए खालसा। देखिए, दीवान ए खालसा जो होता था, ये खालिस भूमि कौन सी है? जिस पर मुगल, या कह सकते हैं जिसे किसी जागीर को न दिया गया, मनसबदारी में नहीं बांटी गई, सीधे किसका नियंत्रण है? अकबर का है। किसी अधिकारी को न दिया गया, जागीर न दी गई हो किसी को, ऐसी भूमि होती थी खालसा। जानते हैं, दोआब के क्षेत्र को अकबर ने भी खालिस भूमि घोषित कर रखा था और सीधे अपने नियंत्रण में रखता था, क्योंकि सबसे उपजाऊ भूमि थी। और आपको भी पता है, दोआब की सबसे पहले बैलू इल्तुतमिश ने जानी थी, ठीक, इसलिए उसे किसी इक्तादार को उसने नहीं सौंपा था। यहां अकबर ने भी कुछ हिस्से, कुछ महत्वपूर्ण भूभाग को अपने पास रखा, वहां लगान वसूली, वहां की सारी जिम्मेदारी अकबर के नाम पर कौन करता था? दीवाने खालसा करता था। आगे बढ़ते भाई, अगला कौन सा दीवान होता था? दीवाने जागीर। दीवान ए जागीर, इसी के कारण जागीरें मिलती थी। किसको कौन सी जागीर मिलेगी, ये डिसाइड करने का काम कौन करता था? दीवाने जागीर करता था। ठीक, जागीरों का हिसाब किताब भी यही देखता था। खालसा भूमि का हिसाब किताब कौन देखेगा? दीवाने खालसा। जागीर भूमि का हिसाब किताब कौन देखेगा? दीवाने जागीर। ठीक, जागीर किसको मिलती थी? मनसबदारों को। मनसबदार कौन थे? आधार थे पूरी प्रशासन का। जैसे अगर आपको भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जाना है तो आप क्या कहते हैं? सर, IAS बनना पड़ेगा, PCS बनना पड़ेगा। इससे कम पर अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था में जाना चाहते हैं तो क्लर्क हो सकते हैं, लेकिन अधिकारी के तौर पर आप नोटिस नहीं किए जाएंगे। तो यहां पर भी अगर आपको प्रशासन में जाना था तो सबसे बड़ा पद कौन सा था? मनसबदारी। बात स्पष्ट हो रही है? यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा बड़ा पद जरा देख लेते हैं, दीवान ए वयूतात। वयूतात याद रखेंगे, दीवान ए वयूतात क्या था? दीवान ए वयूतात शाही कारखानों को देखभाल करता था। इनसे होने वाली आय और व्यय कौन रखता था? दीवान ए वयूतात रखता था। फिर से रिवीजन करिए, खालसा खालिस भूमि, जागीर जागीरों की देखरेख करने वाला, और वयूतात शाही कारखानों का प्रमुख होता था। और यही तय करता था कि किसे कितनी आय, किस कारखाने से कितनी आय हुई है और कितना व्यय हुआ है, ये किसे सूचित करेगा? ये तीनों किसके अधीन है? दीवाने वजीराते कुल के तहत है। अब अगला है साहिब ए तौजीह। साहिब ए तौजीह, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। किसका? सैन्य विभाग का। सैन्य के खर्चे वगैरह यही देखता था, साहिब ए तौजीह देखता था। अंतिम जो दीवान होता था वो भी हम लिख लेते हैं, मुसरिफ ए खजाना। बहुत इजी है याद करना, बस आखिरी के शब्दों पे गौर करते चले जाइए। खालसा, जागीर, वयूतात, तौजीह, खजाना, दो में ही दीवान नहीं लगा है, बाकी सब में जिसमें तौजीह होगी वही साहब होगा, जो खजाने में है वही मुसरिफ है। देख लेते हैं, खालसा, जागीर, वयूतात, तौजीह और खजाना। खजाना में मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत होगी, नाम से ही समझ गए होंगे
कि ये कोषाध्यक्ष था। क्या था? कोषाध्यक्ष था। फिर से रिवीजन कर लें। दीवान के अधीन 5 दीवान होते थे, 5 उप दीवान होते थे। दीवान खालसा, दीवान जागीर, दीवान बयूतात, दीवान तौजी, मुशरिफ खजाना। दीवान खालसा खालिस भूमि को देखता था, दीवान जागीर जागीर की भूमि का आय व्यय देखता था, दीवान बयूतात सरकारी खजानों कारखानों को देखरेख करता था, साहिब तौजी सैन्य विभाग के कारखानों को देखता था, मुशरिफ खजाना कोषाध्यक्ष होता था। ये किसके अधीन आते थे? दीवान वजीराते कुल। मुझे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगले चलते हैं। अगला था मीर बख्शी। तीसरा कौन है? मीर बख्शी। मैं इसे मिटा रहा हूं, अब आप नोट कर लिए होंगे मेरे साथ ही। मीर बख्शी लिख लीजिए। यह सैन्य प्रमुख होता था। क्या होता था? सैन्य प्रमुख। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी यही होता था। याद रखिएगा, किसे कितना मनसब देना है इसकी भी सिफारिश कौन करता था? यही करता था। तो आप कह सकते हैं कि मुगल काल में मनसबदारी विभाग भी कौन देखता था? यही देखता था। याद रहेगा, मीर बख्शी क्या था? सैन्य और मनसबदारी विभाग का प्रमुख होता था। यही देखता था कि किसे कितना मनसब मिलेगा। अगला बड़ा अधिकारी जरा देख लेते कौन होता था। तो अगला बड़ा अधिकारी जो चौथा सबसे बड़ा अधिकारी होता था इस लिस्ट में, वो था सद्र उर सुदूर। सद्र उस सुदूर, इसे शेखुल इस्लाम भी कहते थे। ये धार्मिक मामले देखता था। क्या देखता था? धार्मिक मामले। और इसे एक उपनाम भी दिया गया था, शेख उल इस्लाम। अकबर ने अपने सदर अब्दुल नबी, अकबर ने अपने सदर अब्दुल नबी और औरंगजेब ने अपने सदर, आप शायद नाम जानते भी हो, गदावी, गदावी, इन दोनों ने अपने अपने सदर को बर्खास्त कर दिया था, अपने पदों पर नहीं रहने दिया था। तो याद रखेंगे, शेखुल इस्लाम किसे कहते थे? सदर उस सुदूर को। धार्मिक मामले देखता था, दान वगैरह भी इसी के जिम्मे आता था। धार्मिक दान भी कौन करेगा? सदर उस सुदूर करेगा। अकबर ने अब्दुल नबी नाम के अपने सदर को हटा दिया था। औरंगजेब ने गदावी नाम के अपने सदर को अपने पद से बर्खास्त कर दिया था। तो दोनों बार पूछे गए क्वेश्चंस में आए हैं कि किसने किसको हटाया था। तो याद रखना है, किसने किसको हटाया था? अकबर ने अब्दुल नबी को, औरंगजेब ने गदावी को हटाया था। याद रहेगा। चलते हैं फिर आगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, या जो अगला हमारा मंत्री है, वो है काजी उल कुजात। देखिए, काजी उल कुजात ये न्याय से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। कौन था ये? न्याय देखता था, जस्टिस के लिए था। ठीक, काजी का पद। फिर छठवां मीर समा। मीर सामा, मीर समा या मीर सामा, ये महल की आपूर्ति विभाग को देखता था। क्या देखता था? महल की आपूर्ति को देखता था। मीर सामा या मीर समा महल की आपूर्ति, काजी न्याय विभाग को देखता था। इनके अलावा भी कुछ पद अस्तित्व में आए, समय समय पर वो अस्तित्व पर आते रहे। उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मीर आतिश,
मीर आतिश, ये क्या है भाई? इसे एक और उपनाम से जानते हैं, दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी, मीर आतिश या दरोगा ए डाक चौकी। इंपॉर्टेंट क्या है? मीर आतिश या दरोगा ए डाक चौकी गोला बारूद विभाग से जुड़ा हुआ है, तोप खाने से जुड़ा हुआ विभाग है, इसी के अधीन होता था। यह किसके अधीन होता होगा? मीर बख्शी। सरल सी बात है, किसके अधीन होता होगा? मीर बख्शी के। इसके अलावा मीर बहर कर एक नौसैनिक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। यह प्रायः प्रांतों में नियुक्त होता था। मीर बहर कहां नियुक्त होता था? प्रांतों में। और क्या काम था? नौसेना संबंधी कार्य देखता था। नौसेना संबंधी कार्य कौन देखता था? मीर बहर नामक अधिकारी देखता था। सरल शब्दों में कहें तो सेना को नदी पार कराना है, तो कैसे पार कराएगा? तो मीर बहर की यह जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे पार कराएगा। तो मीर आतिश आ गया, मीर बहर आ गया। एक तुर्बेक नाम का अधिकारी भी और अकबर ने नियुक्त किया था। तुर्बेक ये बाल विवाह को रोकता था। अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, ये किसको रोकने के लिए नियुक्त किया गया था? बाल विवाह को रोकने के लिए नियुक्त किया गया था। लिख लिया? मुझे उम्मीद है सब आप लिख लिए होंगे यहां तक। एक चीज थोड़ी मिस्टेक हुई है, मैं उसे करेक्शन करा दूंगा आपको। दरोगा डाक चौकी सूचना विभाग से जुड़ा हुआ था। यह किससे जुड़ा है? सूचना से। यह किससे जुड़ा है? बारूद या तोपखाना डिपार्टमेंट से। दोनों अलग अलग पद हैं, ठीक याद रखिएगा। दरोगा ए डाक चौकी सूचना विभाग से जुड़ा हुआ है। मीर आतिश बारूद और तोपखाना विभाग से जुड़ा हुआ है। आते हैं अगली तरफ, अब आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने एक अधिकारी की नियुक्ति बाद में की और उसका नाम था मुहतसिब। यह धार्मिक आचरण के लिए नियुक्त किया गया था। ये लोगों में धार्मिक आचरण देखता था। इंपॉर्टेंट क्या है? किसने नियुक्त किया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने इसे नियुक्त किया था। मुहतसिब इसका नाम था। धार्मिक आचरण को देखता था। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, और हम लोग देखेंगे अब कैसे व्यवस्था थी सूबों की। देखिए 1580 में अकबर ने सूबे